हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको गणित की पेडागोजी यानी मैथ्स पेडागोजी के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने आपकी 2 क्लासेस ली थी मैथ्स पेडागोजी की और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रैक करने में। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वैन हेले की थ्योरी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग वो वाली क्लास देख सकते हैं। वहाँ से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा सीटेट में देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक और पेन उठा लीजिएगा और डाल लीजिए चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक का नाम डालना है गणित अधिगम अवस्था यानी मैथ्स लर्निंग फेजेस। टॉपिक का नाम डाल लीजिए और पहली हेडिंग डालना है गणित अधिगम अवस्था। देखते हैं इसमें क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है, बच्चों में जन्म से किशोरावस्था तक गणित से संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि जन्म से किशोरावस्था तक 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी सिंपल लैंग्वेज बोले तो बच्चा जो होता है उसकी एज के अनुसार उसके अंदर मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं, जो कि किशोरावस्था तक होते हैं, जो कि 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होंगी। पहली अवस्था है आरंभिक अवस्था यानी इमर्जेंट फेज। कौन सी है? पहली आरंभिक अवस्था यानी इमर्जेंट फेज। दूसरी है मिलान अवस्था यानी मैचिंग फेज। तीसरी है परिणात्मक अवस्था यानी क्वांटिटीफाइंग फेज। चौथी है आपकी विभजनात्मक अवस्था यानी पार्टीशनिंग फेज। पांचवी है आपका गुणनखंड अवस्था यानी फैक्टरिंग फेज। और छठवां और लास्ट है आपका संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल फेज। अब हम इन 6 हेडिंगों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आप लोगों के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? परिणात्मक अवस्था और संक्रियात्मक अवस्था। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली अवस्था कौन सी थी? आरंभिक अवस्था, जो जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। कितनी वर्ष तक चलती है? जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। 2 लड़कियाँ आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसमें से एक लड़की के हाथ में एक बड़ा बॉल है और एक लड़की के हाथ में एक छोटा बॉल है। तो इस एज में बच्चे को पता होता है कि आपके पास मुझसे बड़ा बॉल है या फिर मेरे पास आपकी बॉल से छोटी बॉल है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इस अवस्था में बच्चे को छोटा और बड़ा का ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है, तो वो अवस्था हो जाएगी आरंभिक अवस्था यानी इमर्जेंट फेज, जिसकी एज होती है जन्म से 3 वर्ष तक। कितनी होती है? जन्म से 3 वर्ष तक इसकी एज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है मिलान अवस्था, मैचिंग फेज, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक चलती है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लिखा हुआ है, इस अवस्था में बच्चा 2 संख्याओं के नंबर या गिनती बोल सकने लगता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 संख्याओं के नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि 7 1 से लेकर 10 तक। जैसे 1 हो गया सिंगल वर्ड हो गया और 10 तक डबल वर्ड हो गया, जिसमें आप बच्चे को उंगली दिखाकर पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे जो माँ होती है बच्चे को दिखाती है कि बेटा एक कितनी उंगली है, तो बच्चा होता है माँ, बोलता है माँ ये 2 फिंगर हैं या फिर 2 उंगलियाँ हैं। या फिर
आप लोगों ने नोटबुक में देखा होगा, छोटे बच्चे की जो नोटबुक होती हैं उसमें ऐसी आकृतियाँ बना दी जाती हैं जिसको बच्चा गिनता है कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बच्चा इनको गिन के बोलता है कि मम्मी या टीचर ये 7 हैं। इनको काउंट करता है, बच्चा बोलता है कि टीचर ये तो 8 हैं। बच्चा इनको काउंट करने लगता है कितने तक, 10 तक इनको, जहाँ पर दो संख्याओं तक उनको काउंट करने लगता है। ठीक है, इनको गिनकर इनको बताने लगता है कि ये 10 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। इनकी काउंटिंग बच्चा करने लगता है कितनी संख्याओं तक, 10 संख्याओं तक इनकी काउंटिंग करने लगता है। बच्चा उंगलियां गिनता है कि माँ उंगली दिखाती है कि बेटा बताओ कितनी उंगली है, तो बच्चा बोलता है ये 2 हैं, ये 3 है, ये 5 हैं, ये 10 हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे दो संख्याओं के नंबर या गिनती को बोल सकने लगता है, तो वो अवस्था हो जाती है मिलान अवस्था यानी मैचिंग फेज, जिसकी एज कितनी होती है, जिसकी आयु होती है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी परिमाणात्मक अवस्था यानी क्वांटिटीफाइंग फेज, जो 5 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, परिमाणात्मक अवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन चुका है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं इस अवस्था में क्या होता है। लिखा हुआ है इस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीके से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है या कर सकती है। जैसे 7 बच्चे को दे दिया गया तो बच्चा बोलता है कि 4 + 3 7 होता है। ठीक है, या फिर बच्चे को 7 दे दिया गया तो बच्चा बोलता है 5 + 2 7 होता है। यानी 7 को बच्चा विभिन्न तरीके से व्यक्त कर रहा है कि 7 कितना प्लस कितना होता है, कितना प्लस कितना बन के 7 हो सकता है, बच्चा उसको व्यक्त कर रहा है। या फिर यहीं पर बच्चा बोल सकता है कि 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। या फिर यहीं पर भी बच्चा इसको भी बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है या कर सकती है। जैसे 7 को अगर उसको व्यक्त करना है तो क्या करेगा, 3 + 4 कर देगा, या फिर 5 + 2 कर देगा। ठीक है, या फिर 9 - 2 कर देगा और इक्वल कर देगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है, तो वह अवस्था हो जाएगी आपकी परिमाणात्मक अवस्था या फिर क्वांटिटीफाइंग फेज, जिसकी एज होती है 5 से 6 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपकी इम्पोर्टेंट एज है, इम्पोर्टेंट स्टेज है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है विभाजनात्मक अवस्था यानी पार्टीशनिंग फेज, जिसकी एज होती है 6 वर्ष से 9 वर्ष तक। कितनी होती है, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक। लिखा हुआ है इस अवस्था में बच्चा बड़े संख्याओं को स्थानीय मान पर विभाजन कर देता है। जैसे 2 या 3 संख्याओं के नंबर, जैसे 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक। जैसे 2 संख्याओं का नंबर क्या हो गया, 40 हो गया। 3 संख्याओं का नंबर क्या हो गया, 200 हो गया। तो बच्चा यहाँ पे स्थानीय मान निकालने लगता है साफ साफ। अगर आप सीधी लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पे बच्चा स्थानीय मान समझने लगता है कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 245 को बच्चे ने अलग अलग कर दिया। क्या किया है, 200 अलग कर दिया है, 40 अलग कर दिया है और 5 को अलग कर दिया है। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। यानी यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, स्थानीय मान करने का ज्ञान आ जाता है, स्थानीय मान निकालने का ज्ञान आ जाता है। कितनी संख्याओं तक, 2 या 3 संख्याओं तक स्थानीय मान बच्चा निकाल लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चा बड़े संख्याओं का स्थानीय मान निकालने लगता है या फिर विभाजित करने लगता है, तो वो कौन सी एज हो जाएगी, विभाजनात्मक अवस्था यानी पार्टीशनिंग एज, जो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गुणनखंड अवस्था यानी फैक्टरिंग फेज, जो आपकी 9 से 11 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 9 से 11 वर्ष तक होती है। लिखा हुआ है इस अवस्था में बच्चा 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं या 3-4 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी बता सकता है। यानी इस स्टेज में बच्चे को पता होता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो अगर 2 या 3 दर्जन पूछ दिया जाए तो बच्चे को पता होता है कि अगर 2 पूछ दी जाएंगी तो 12 को
2 से डिवाइड करना होता है। तो कितना आ जाएगा 24। एक दर्जन में 24, 2 दर्जन में 24 वस्तुएं होंगी। तो बच्चा यहाँ पे कैलकुलेटिंग करना सीख जाता है इस स्टेज में आकर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्तर पर आके बच्चा दर्जन में वस्तुएं गिनने लगता है, कि आप लोगों ने सीटेट के पेपर में देखा होगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा होता है कि एक कक्षा में 6 बच्चे बैठे हुए हैं, प्रत्येक बच्चे को 2 पेंसिल दी गई हैं। तो बताइए कि बच्चों के पास कितने दर्जन पेंसिल होंगी। ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आप लोगों को। सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि ऐसे करके आपका क्वेश्चन बनता है सीटेट में। तो ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड अवस्था जो होती है, उस अवस्था में बच्चा दर्जन में काउंटिंग करना शुरू कर देता है कि एक दर्जन में 12 हैं तो दो दर्जन में 24 होंगी, 3 दर्जन में इतनी होंगी, 4 दर्जन में इतनी होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चा दर्जन में वस्तुएं गिनना शुरू कर देता है, तो ध्यान रखिएगा गुणनखंड अवस्था यानी फैक्टरिंग फेज, जिसकी एज होती है 9 से 11 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेटिंग फेज, जिसकी एज होती है 11 से 13 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आकर बच्चा एडोलेसेंस में पहुँच जाता है यानी किशोरावस्था में पहुँच जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लिखा हुआ है, इस अवस्था में बच्चा प्लस माइनस गुणा स्थानीय मान सभी क्रिया भिन्न एवं दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रिया करने में सफल हो जाता है। यानी इस अवस्था में आकर बच्चे के अंदर सारी मैथमेटिक्स जो है वो आ जाती है। बच्चे को जोड़ घटाना, गुणा भाग या फिर अन्य चीज़ें जो मैथ में होती हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पे आके सीख लेता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि बच्चे ने 529 संख्या ली हुई है। कितनी ली हुई है? 529 संख्या ली हुई है, जिसको उसने एक सिंपल वे में पहले सॉल्व किया है, यानी उसको स्थानीय मान से निकाला है। तो उसने 500 को अलग कर दिया है, 20 को अलग कर दिया है और 9 को अलग कर दिया है, जिसका योग कितना आएगा? 529, जिसका योग आएगा। उसी के आगे बच्चे ने उसको क्या किया है? 5 इंटू 100 किया हुआ है, प्लस 2 इंटू 10 किया हुआ है, प्लस 9 इंटू 1 किया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी योग क्या आएगा? इसका भी टोटल आएगा 529 का टोटल आएगा। तो बच्चे के अंदर यहाँ पे संपूर्ण जो मैथमेटिक्स होती है वो आ जाती है। इसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न दशमलव आदि चीज़ें मिली होती हैं। तो ये थी आपकी गणित अधिगम अवस्था से रिलेटेड क्लास, जिसकी अवस्थाएं 6 होती हैं और मैंने आपको एक एक करके सारी अवस्थाएं बता दी है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को उसके आंसर्स देने हैं सही से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा। लिखा हुआ है, शैलजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। यानी शैलजा जो है वो विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। जैसे 4 बराबर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है। या फिर 4 बराबर 1 प्लस 3। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? वह किस स्टेज पर है? चलिए बताइए। हमने अभी बात की इसके बारे में कि बच्चा जो है किस अवस्था में संख्याओं को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करने लगता है। चलिए बताइए कि इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? चलिए बताइए। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 है जो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्या है तो आंसर नंबर 2? परिमाणात्मक अवस्था। परिमाणात्मक अवस्था इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? अभी मैंने आपको दिखाया था कि देख लीजिए कौन सी है। परिमाणात्मक अवस्था में क्या लिखा हुआ है? इस अवस्था में बच्चे विभिन्न तरीके से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है या कर सकती है। जैसे कि 7 को उसने 4 प्लस 3 कर दिया था और 7 को ही इसने 5 प्लस 2 कर दिया था। तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो गया? तो इसका आंसर नंबर जो है, तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। परिमाणात्मक अवस्था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए इसको पढ़िए, और जब आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे तो उसको थोड़ा आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 पेज में दिया हुआ है। चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, कक्षा 3 में 2 अंक की संख्याओं को व्याकरण को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंक की संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। दूसरा चरण है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्याओं से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तीसरा चरण है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं को व्याकरण का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास कर रहा है। किससे कर रहा है आप लोगों को वो बताना है। आई होप आप लोगों ने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसीलिए मैं आपको आगे इसके आगे का पार्ट दिखा रहा हूँ। चलिए बताइए। तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने जिसने इसका आंसर नंबर 1 दिया है वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका आंसर नंबर 1 कैसे सही हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इसकी PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं CDP क्वीन हिमांशी में, आप लोगों को वहाँ पे चैनल दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की संख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी होगी? चलिए बताइए कौन सी अवस्था होगी वह, चलिए बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और इसका आंसर आप लोगों को ही देना है। जल्दी से इसको करके बताइए। लिखा हुआ है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी होगी? चलिए बताइए। तो अभी हमने इसके बारे में सबसे लास्ट में बात की। कौन सी लास्ट में? कि वह अवस्था कौन सी हो जाएगी? संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। कौन सी? संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, जहाँ पे बच्चे को संपूर्ण नॉलेज हो जाता है कि कैसे भिन्न होता है, कैसे गुणा भाग होता है, और कैसे दशमलव निकाला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? लिखा हुआ है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस अवस्था में है? चलिए बताइए। अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन जो था सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही। संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मैथ्स पेडागोजी की जो क्लासेस चल रही हैं आप लोगों को कैसी लग रही हैं, और हम इसके आगे का पार्ट बनाएं या ना बनाएं, या फिर हम आपको दूसरी क्लास करवाएं। तो अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं CDP क्वीन हिमांशी मैम। वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, जिसमें करीब 900 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी उसमें जोड़कर अपनी अटेंडेंस लगाइए और PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आगे अच्छा करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।